Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज बात करते हैं एकांकी कहानी के अगले तत्व, प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य। सृष्टि का कोई भी तत्व, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत है, कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं। तो हिंदी साहित्य की विधा जो एकांकी है, उस एकांकी को गढ़ने का भी एकांकीकार का एक उद्देश्य होता है, एक प्रतिपाद्य होता है, जिसके लिए वो लेखन क्रिया के प्रति प्रवृत्त होता है। अगर देखें तो हिंदी साहित्य की कृति, चाहे कोई भी विधा की हो, हर रचनाकार का उस रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित है। कुछ साहित्य के चाहे वो कोई सी भी विधा हो, लेकिन उसका जो एक उद्देश्य है वो उसमें निहित है, क्योंकि एक परिष्कृत सुसंस्कृत व्यक्तित्व वाला जो रचनाकार है, एकांकीकार है या अन्य साहित्यिक विधाओं में मिश्रण साहित्यकार है, वो जहाँ आत्माभिव्यंजना या आत्माभिव्यक्ति को अपनी साहित्यिक कृतियों में स्थान देता है, वहाँ वह किसी प्रकार के संदेश को, विचार को या उत्कृष्ट भाव को वो अपने सामाजिकों को, अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को देना चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ उसकी आत्माभिव्यक्ति से वो विधा जुड़ी हुई है, जिसमें वो अपने भावों को उतारता है, वो उस विधा के द्वारा अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को कुछ देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, और वो जो वो कहना चाहता है, जो उसमें अनुस्यूत है, वही भाव, वही तत्व उसका उद्देश्य नहीं है। तो सोद्देश्यता जो है वो प्रत्येक मानवीय प्रतिमा जन्य कृति का प्राण है। कोई भी मानवीय कृति है, चाहे साहित्य की कोई सी भी विधा है, लेकिन उसमें एक उद्देश्यता निहित जरूर है, कोई ना कोई उद्देश्य उसका जरूर होगा। तो उद्देश्यता हर कृति में, हर रचना में निहित है। निरुद्देश्य रचना ग्राह्य नहीं हो सकती। जो भी रचना ऐसी है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्रतिपाद्य नहीं है, वो निरर्थक है, उसका कोई सहज रूप सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे वह स्वांतः सुखाए हो या सर्वजन हिताय हो, उद्देश्य तो अपने अंतस में छुपाए रहे। तो इस दृष्टि से अगर विचार करें तो एकांकी का अपना एक उद्देश्य होता है, और यही उद्देश्य उसकी सोद्देश्यता कहलाता है। उद्देश्य हर रचना का प्राण है। हम देखते हैं कि सृष्टि का जो भी कार्य है वो भी किसी न किसी उद्देश्य से है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपनी उस उद्देश्य की पूर्ति में नियुक्त है, और इसी प्रकार जो उस प्रकृति का एक प्राणी, एक हिस्सा मानव है, वो भी जिस भी कार्य में संलग्न है, वो उस हर एक कार्य के प्रति अपनी एक उद्देश्यता को निश्चित करता है। तो साहित्य रचना भी जबकि एक आत्माभिव्यक्ति का एक प्रबल वेग है, साहित्य सृजन व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति के रूप में मिश्रित होता है, और उसकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के प्रबल वेग को लेखनी के माध्यम से तूलिका पर उतारता है। तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित है कि साहित्यकार जो रचना कर रहा है, जो सृजन कर रहा है, जिसमें वो अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, उन मनोभावों की अभिव्यक्ति में वो कुछ कहना चाहता है, जो वो अपने दर्शकों तक, पाठकों तक, सामाजिकों तक पहुंचाना चाहता है। हालांकि कई स्थान पर साहित्य को मनोरंजन के लिए देखा गया है कि वो मनोरंजन का साधन है, लेकिन उस मनोरंजन के द्वारा भी साहित्यकार अपने सामाजिकों तक कुछ देना चाहता है, कुछ पहुंचाना चाहता है, किंतु अस्पृश्य भाव से जीवन दर्शन की व्याख्या उसमें निहित रहती है। अतः जीवन के प्रति एक उचित दृष्टिकोण या विशेष दृष्टि की अपेक्षा साहित्यकार से की जाती है। तो इसमें कोई भी अनौचित्य नहीं।
ऐसा कोई स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होगा कि साहित्य का सृजन यूं ही किया जा रहा है। साहित्यकार जितना अधिक चिंतनशील, मननशील होगा, जीवन के प्रति तीक्ष्ण भाव उसमें निहित होंगे, उतना ही अधिक वह साहित्यकार उस भाव के प्रति, जीवन दर्शन के प्रति उसे प्रस्तुत करने में सक्षम हो। साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति, अपनी रागात्मक एवं सापेक्ष प्रवृत्तियों के दिग्दर्शन से अनेक मनोभावों को जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और साथ ही अपने को सामाजिक जीवन का एक उत्तरदायित्व पूर्ण अंग मानते हुए समाज, राष्ट्र एवं विश्व के हितों को विचारता है, उन सब पर चिंतन करता है और उस चिंतन के साथ अपने दृष्टिकोण को उपस्थित करता है। तो इस रूप में जो साहित्यकार है वो जो भी सृजन करता है वो एक उद्देश्यपूर्ण सृजन होता है और उस उद्देश्य में समाज के प्रति, दर्शक के प्रति, पाठक के प्रति एक शिक्षा निहित होती है। ये जो शिक्षा है यही उद्देश्यता है, इसी को प्रतिपाद्य कहेंगे। इसी उद्देश्यपूर्ण रचना को जब समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो ये सोद्देश्य कहलाती है। तो कोई भी कृति है, किसी भी विधा से जुड़ी हुई है, उसकी रचना हो सकता है कि मनोरंजन करने के लिए हो, लेकिन मात्र मनोरंजन के अलावा कृतिकार का कोई प्रयोजन नहीं है या उद्देश्य नहीं है, ये नहीं कहा जाएगा। मनोरंजन के साथ साथ भी कृतिकार का, एकांकीकार का उसमें एक उद्देश्य छिपा हुआ होता है, उसमें एक प्रयोजन छिपा हुआ होता है। एकांकी रचना जिस प्रयोजन या उद्देश्य को लेकर चलती है या रचना में जो दृष्टि दिखाई देती है वह उसका प्रतिपाद्य कहलाता है। तो इस तरह एकांकी के प्रतिपाद्य से तात्पर्य यह है कि एकांकी क्या संदेश सुना रही है, किस संदेश को प्रस्तुत कर रही है, उसके पीछे एकांकीकार का क्या आशय है। प्रतिपाद्य के आधार पर ही कृति का महत्व निर्धारित होता है। जितना उच्च प्रतिपाद्य होगा, जितना गूढ़ उद्देश्य होगा, उतना ही एकांकी का महत्व जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कोई भी एकांकी हो, यदि शिल्प की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन किसी विशिष्ट रचना दृष्टि को उजागर नहीं करती, तो केवल शिल्प के आधार पर वह पाठक या दर्शक को पसंद नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उस एकांकी में कोई उद्देश्य निहित नहीं है तो वो एकांकी पाठक को या दर्शक को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से यदि जो एकांकी है वो अपने प्रतिपाद्य से युक्त नहीं होगी, अपने उद्देश्य से युक्त नहीं होगी, तो दर्शक के द्वारा या पाठक के द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त हो पाना, स्वीकृति से तात्पर्य यह है कि उसको पसंद कर पाना बहुत मुश्किल। यदि प्रतिपाद्य जीवन अनुभवों, श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की प्रतिष्ठा नहीं करता या उसमें निहित संदेश अत्यधिक निकृष्ट हैं या हीन दृष्टि को स्थापित करते हैं, तब भी एकांकी अच्छी नहीं हो सकती। ये नहीं कहा जा रहा है कि बस उद्देश्य होना चाहिए, कुछ भी आप कहें, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करता हो, जो जीवन के अनुभवों की प्रतिष्ठा करता हो, जो कोई ऐसा संदेश देता हो जो संदेश व्यक्ति को एक अच्छा दृष्टिकोण देने में सक्षम हो, उसे एक सही दिशा देने में सक्षम हो, जो उसके जीवन को एक सही राह देने में सक्षम हो, जीवन के एक ऐसे अनुभव को बताने वाला हो जो अनुभव हमें जीवन में आने वाली जो विभिन्न परेशानियां हैं उनसे दूर करें। तो हम देखते हैं बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक धरातल पर अनेक शिक्षाएं देती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी एकांकीकार अपने एकांकी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो उच्च होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो
नवीनता से युक्त हो, जो एक ऐसे वैशिष्ट्य से युक्त हो जिसका मानव के जीवन में स्वरूप जो है वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। तो इसलिए ये बात कही गई कि एकांकी कार का संदेश निकृष्ट या हीन दृष्टि को स्थापित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो भी एकांकी अच्छा नहीं हो सकता, तो भी उसका उद्देश्य निरर्थक है। तो इस तरह एकांकी में जीवन से संबंधित कोई ना कोई उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्थापित रहना चाहिए, उसमें मौजूद होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, परोक्ष का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें वो उद्देश्य चाहे प्रत्यक्ष दिखाई दे चाहे परोक्ष दिखाई दे, लेकिन दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे स्वदेश्य रचनाएं एकांकी कार के द्वारा। हाँ, ये लेखक के ऊपर निश्चित है कि वह अपने प्रतिपाद्य को, अपने उद्देश्य को, अपने संदेश को या जो भी शिक्षा वो देना चाह रहा है उसे किस तरह प्रस्तुत करता है। वह किसी समस्या को सीधे उभार कर और फिर उसे समाधान दर्शक पर छोड़ देता है, या फिर समाधान भी उसका दे देता है। ऐतिहासिक रचनाओं में प्रतिपाद्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न इस बात का होता है कि ऐतिहासिक प्रसंग की वर्तमान अथवा भावी प्रासंगिकता क्या है। आधुनिक जीवन में वह किस दृष्टि से उपयोगी है। बात यह है कि जो अगर एकांकी कार कोई ऐतिहासिक घटना पर, ऐतिहासिक प्रसंग पर अपना एकांकी का सृजन कर रहा है, तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय को धारण करने वाला हो जाता है, क्योंकि वर्तमान या भावी भविष्य में उस ऐतिहासिक संदर्भ की क्या प्रासंगिकता है ये भी आना चाहिए। क्योंकि हमने इतिहास को उठाया है, हमने इतिहास का स्मरण किया है, क्यों किया, क्या कारण है। हम अतीत के प्रश्नों को खंगाल रहे हैं, तो उनका वर्तमान से क्या संबंध है, वो भविष्य में किस प्रकार मनुष्य के समक्ष अपने महत्व को धारण करते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर उसमें निहित होना चाहिए। आधुनिक जीवन में वह किस दृष्टि से उपयोगी है, लेखक उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो किसी भी एकांकी के प्रतिपाद्य को जानने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना अथवा मंच प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक देखना, दोनों चीजें जरूरी है। क्योंकि एकांकी कार ने किसी ना किसी प्रतिपाद्य को लेकर, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर अपनी लेखनी चलाई, उसके एकांकी का सृजन किया। तो ध्यानपूर्वक देखने अथवा पढ़ने के या समझने के बाद क्या कहा गया है इसकी समझ में, लेखक ने क्या संदेश दिया इस एकांकी से ये पता नहीं। लेखक के संदेश को अगर पाठक या दर्शक भली भांति समझ लेता है तो एकांकी का मंथन सफल होता है, एकांकी का लेखन सफल होता है। तो हम उसके साहित्यिक और सामाजिक महत्व का मूल्यांकन कर पाते, कह पाते हैं कि इस एकांकी का वैशिष्ट्य ये है, सामाजिक स्तर पर ये है, साहित्यिक स्तर पर ये है। तो ये जो भाव है, ये जो एक उद्देश्य है, ये प्रत्येक एकांकीकार के लिए, प्रत्येक साहित्यकार के लिए आवश्यक है कि वो अपनी रचना के अंतर्गत एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चले, जो जरूरी है। तो ये बात निश्चित होती है कि यदि एकांकी का अपना एक उद्देश्य है तो उसकी उद्देश्यता ही पाठक को, दर्शक को आनंद प्रदान करती है।
आनंद तत्व की सृष्टि ही तब होती है जब एकांकी में अपना एक उद्देश्य निहित। ये उद्देश्य कलात्मक सौंदर्य को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के रूप में यदि कोई ऐसा उद्देश्य ध्वनित होता है तो उसमें नाटकीय विलक्षणता भी समाप्त हो गई कि कहानी केवल उद्देश्य को ही कह रही है, उपदेश ही ध्वनित कर रही है कि केवल कोई उपदेश दे रही है। अगर इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो जो एक नाटकीय विलक्षणता है वो उसमें से हट जाएगी। तो नाटक का संदेश सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए या समाज का मार्गदर्शन करने के लिए होता है तो वो रहना चाहिए, लेकिन पात्रों के निजी व्यक्तित्व का हनन नहीं होना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व ही जो है वो समाप्त हो रहा है। केवल ऐसा लग रहा है कि एकांकी नाटक ना होकर एक उपदेश कथा हो गई कि कोई प्रवचन बांट रहा है, ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए। तो कहानी उस एकांकी के माध्यम से लेखक जो कहना चाह रहा है वो सामाजिकों तक पहुंचे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि जो एकांकी है वो बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि यहाँ तक जो है किसी उपदेश को कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो ऐसा पूरा उपदेश जो है वो उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। राम गोपाल सिंह का इस संबंध में जो एक मत है वो बता रहे हैं। राम गोपाल सिंह कहते हैं कि उद्देश्य एकांकी के संघर्ष से स्वतः स्वाभाविक रूप से बिल्कुल। तो रामगोपाल शर्मा कह रहे हैं कि उद्देश्य एकांकी के संघर्ष से अपने आप स्वाभाविक रूप से व्यंजित होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, उसको थोप दिया है। कलाकार की कलात्मकता की परख यही है कि वह जो कुछ भी अपने पात्रों से कहलाना चाह रहा है उसकी कलात्मकता के साथ कहता हुआ दर्शकों के मन को, प्राण को विकल बनाकर अपने अभीष्ट की सिद्धि कर। दर्शक तन मन से बिल्कुल उसमें एकांकी में रम जाए, वो अपने प्राणों को एकांकी के प्रति जो है एक प्रकार से व्रत कर दे, और उसके बाद जो उसे एकांकी की आकर्षित कर रही है उसमें निहित जो उद्देश्य है उसे वो अनुभूत सिद्ध हो। तो ये एकांकी का उद्देश्य जो है वो हम देखते हैं कि इस उद्देश्य की अभिव्यंजना राम गोपाल सिंह इन रूपों कर रहे हैं। तो ये एक बात समझ में आई कि जो एकांकी है वो एक स्वोद्देश्य रचना है। दूसरा उसका उद्देश्य आनंद की सृष्टि करने वाला होना चाहिए, उपदेशात्मक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दर्शक को देखकर अथवा पाठक को सुनकर सिर्फ ये पता चले कि एकांकी कार्य यहाँ बैठकर हमें उपदेश दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आनंद के अभाव में दर्शक में उसे देखते रहने की अभिरुचि हो ही नहीं सकती। अगर आनंद ही नहीं है, मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, आप कहानी बीच में छोड़ देंगे। आप एकांकी का मंचन देख रहे हैं पर उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा, आप ऊपर चले आएंगे। तो एकांकीकार के द्वारा अपने उद्देश्य को इस प्रकार एकांकी में पिरोना चाहिए जो दर्शक है वो उसके प्रति, एकांकी के प्रति जुड़ता चले, उसे आनंद की अनुभूति। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आनंद की सृष्टि का भी तभी स्तर रहता है जब कहीं सस्तापन लेश मात्र भी दिखाई ना पड़े, तो उसकी आत्मा बनी रहती। और अगर उसका मंचन करते हुए कहीं पर भी एक निकृष्टता का भाव आता है, हल्केपन का भाव आता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो जो एकांकी अपनी आत्मा है वो मानो नष्ट हो जाती है। तो इस आनंद या रस तत्व के संबंध में श्याम नारायण पांडे जी अपना मत अभिव्यक्त करते हैं और आगे कहते हैं कि तो श्याम नारायण पांडे जी का जो इस विषय में मत है एकांकी की स्वोद्देश्यता को लेकर, यदि उसे भी देखें तो जिस प्रकार शरीर में चेतन रूप आत्मा निवास करता है
और उसी प्रकार नाटक में रस स्थित। और यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो एक बार फिर से देखते हैं कि श्याम नारायण पांडे ने जो अपना मत यहाँ पर दिया है एकांकी के संबंध में, कि जैसे शरीर में चेतन रूप आत्मा निवास करता है, उसी प्रकार नाटक में रस स्थित होता है। काव्य का उद्देश्य है रसिक के अंतराल में आनंद की अनुभूति करना, और नाटक में ऐसी ही शक्ति होती है जिसे चित्त वृत्तियां अभिन्न होकर रसास्वाद में समर्थ होती हैं। यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी जो कहना चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य भी यही है कि जब तक एक ऐसे उद्देश्य की अवस्थिति एकांकी में नहीं होगी जो कि दर्शक को या पाठक को या सामाजिक को अपने आप से जोड़ सके, एक आनंद की अनुभूति करा सके, रसास्वादन करा सके, तब तक वह यह रचना जो है वो व्यर्थ। तो मात्र आनंद या मनोरंजन वाला ही एकांकी श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। एकांकी श्रेष्ठ वो है जो जीवन को उसकी समग्रता सहित स्पर्श करे। वो एकांकी श्रेष्ठ है जिसका उद्देश्य ऐसा हो जो जीवन को एक नया आयाम देने में सक्षम हो, एक नवाचार से युक्त उद्देश्य, शिक्षा, संदेश देने में सक्षम हो। लेकिन ये बात फिर कह रहे हैं कि ये बात भी कही गई है कि जो एकांकी है वो कोरा उपदेश नहीं होना चाहिए। यदि वो कोरा उपदेश होगा तो भी वो आनंददायक नहीं होगा, उसकी मनसीयता, उसकी अभिन्नता पर असर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बात कही है वो यह है कि जो हमारा एकांकी है, उस एकांकी में उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, प्रतिपाद्य होना चाहिए। वो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो कि दर्शक को आनंद से जोड़ सके, दर्शक तक जो एकांकीकार कहना चाह रहा है, जो उसके कहने का मूल भाव है, उसको वो पहुंचा सके। ठीक है, उस शिक्षा को, संदेश को वो पाठकों तक, दर्शकों तक, अपने सामाजिकों तक पहुंचा सके। तो एकांकी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए। एकांकी का उद्देश्य जीवन के अनुभवों से जोड़ना होना चाहिए, मानवीय मूल्यों से जोड़ना होना चाहिए, संवेदनाओं से जोड़ना होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा मानदंड स्थापित करना होना चाहिए जो कि जीवन में कुछ विशेष की ओर लेकर जाने में सक्षम हो, है ना। तो पाठक को जोड़ने वाला जो एकांकी है वो एकांकी स्वदेश्य होना चाहिए, तभी उसकी सफलता निश्चित होती है, तभी वह एकांकी सही मायनों में विशेषता को धारण करता है, विषय विशेषज्ञता को धारण करता है, और वह एकांकी हर रूप में एकांकीकार के जो मनोभाव हैं उनको कहने में सक्षम होता है। एकांकीकार का जो अपना उद्देश्य है उसको कहने में मतलब कि सक्षम होता है। उस उद्देश्य की बात को अगर हम दर्शक तक पहुंचाने में सक्षम हुए, अपने पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम हुए, अपने सामाजिकों तक पहुंचाने में सक्षम हुए, तो उस उद्देश्य एकांकी सफलता का वाहक होता है, सफलता का प्रतीक होता है।